स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इग्नू के सब्जेक्ट MSD 11 की एक और कहानी, यही सच है। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इसके मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मुख्य पात्र में एक है दीपा, जो नवयुवती हैं। ये कानपुर में रहती हैं और इनको कलकत्ता जाना है अपने एक इंटरव्यू के सिलसिले में। तो सेकंड पात्र है इसके निशित, जो कलकत्ता में रहते हैं और दीपा निशित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन निशित ने बिना किसी कारण बताए दीपा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से दीपा बहुत आहत है और बहुत व्यथित है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो निशित से प्रेम करती है। इसके अन्य पात्र हैं संजय, जो दीपा के वर्तमान प्रेमी हैं और दीपा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़े से लापरवाह किस्म के हैं। तो दीपा को उनकी लापरवाही पसंद नहीं है, लेकिन शायद दीपा को उनसे प्यार है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि संजय दीपा से करते हैं, क्योंकि दीपा कहीं ना कहीं आज भी निशित को ही याद करती है, उसी के प्रेम को याद करती है। एक और पात्र है इरा, जो दीपा की फ्रेंड है और कलकत्ता में रहती है। तो और जब दीपा कलकत्ता जाती है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे इसकी हेल्प करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये जो सीन है ये कानपुर से स्टार्ट है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। मुझे मतलब दीपा, क्योंकि कहानी दीपा को बेस बना के लिखी गई है। तो घंटा भर हो गया यहाँ पर खड़े खड़े और संजय का अभी तक कुछ पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली और कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें ही देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही। इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात तो है नहीं। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। यह बात मैं उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठ कर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर जाती है। हर समय यह लगता है कि वह आया, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? वह पूछती है। नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। यह मिसेज मेहता भी एक हैं। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत भी नहीं देखती, पर बच्ची को जब तक मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बहुत अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? कि अगर वो मुझ में दिलचस्पी दिखाती हैं तो मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो उनसे बातचीत करती तो मुझे उनकी बातों का जवाब देना पड़ता। वो संजय से संबंधित भी मुझसे बहुत सारी बातें पूछती। ये दीपा के मन में चल रहा था। खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा कमरे पर आ खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर उसका स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज़ पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज़ हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज़ होकर? रुखाई से मैं जवाब देती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार से ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी नहीं उठ पाया। सबको नाराज़ करके आना अच्छा भी तो नहीं लगता। इच्छा तो होती है कि कह दूं तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरे मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं है, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सामने चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मन मन मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही थी, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आता है।
हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखाएगा। वह जानता जो है कि उसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, तो उसने नियम बना लिया कि वह हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी इसकी आदत सी हो गई है। एक दिन भी फूल कमरे में ना हो तो पढ़ने में मन नहीं लगता और ना ही सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में मैं उसे भूल ही गई थी। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा दीपा, मज़ा आ जाएगा। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई ऐसी हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो सच मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़ों की बातें सुनाता रहता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे यूं ही देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो मैं बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो ये पहला मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक मूर्ख ही हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से तुम्हें डर लगता है। क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। उसका फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात होते हैं। वहाँ किसी के जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना चाहिए, यानी कि किसी के जान पहचान वाले से कहकर अप्रोच लगवानी चाहिए, जिससे कि इन्फ्लुएंस होकर तुम्हें ये जॉब मिल जाए। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो कोई दूसरी बात है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर वह मेरे चेहरे पर नज़रें गड़ाकर पूछता है, निशित भी तो वही है होगा, मुझे उससे क्या। मैं एकदम ही भनक जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब यह वही बातें करेगा। कुछ नहीं करना है, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है, मैंने कहा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही ख़राब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं और वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा, और देख भी लेगा तो अपने आप ही कोड़ेगा, संजय ने कहा। मुझे ये सब पसंद नहीं है, यह बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह, दीपा सोचती है। कमरे पर लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का ही नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में से निकलकर उसे देखती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई सी, फिर आकर पढ़ने लग जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आँखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं, और अपने को यूँ असंख्य आँखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने एक बार संजय को ये बात बताई भी थी, तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने
शायद उसका कहना ठीक ही हो, शायद मैं ही पागल हूँ, दीपा ने सोचा। मैं जानती हूँ कि संजय का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित होता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से ही मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में क्या हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? मेरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह प्रारंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर ही उसी वेग से वह टूट भी जाता है। उसके बाद आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निरस्ता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन का दूसरा आधार मिल जाता है, उस सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर वह तो सब ऐसी बेवकूफ़ी लगता है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निश्चित को भूल गई थी। मेरी आंसू हंसी में बदल गए थे और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तक निश्चित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ कि वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावना का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह दूसरी बात है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की ही बातें करती हूँ, या फिर अपने ऑफिस की मित्रों वह अपनी ऑफिस की या मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बातें करने लगते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक और अधिक गहरा होता जा रहा है, वह स्थायी हो गया है। पर मैं संजय को कैसे समझाऊं ये सब? कैसे उसे बताऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला रही हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दशा का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं नफरत करती हूँ उससे, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम एक महज खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि कोई ऐसी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती? तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों को मैं अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था और झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। सच बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। सच अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। सच कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी मेरे साथ चल पाता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ, पर वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश देती हूँ। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, सच तुझे न देखकर तो मैं घबरा ही गई थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई थी। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी
उस पुल को देखती हूँ, दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ, उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती रहती हूँ। उसके बाद बहुत सी भीड़ भरी सड़क पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है, और इन सब के बीच जैसे मैं अपने को खोया खोया महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ कलकत्ता। सच, मैंने बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? सच, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात ही है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू से डरे? फिर कुछ देर ठहर कर इरा कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना में ही होंगे, जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। इरा ने कहा, मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था कि वे होते तो कुछ मदद ही करते, और पर फिर एकाएक ही लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निश्चित दिखाई पड़ता है। मैं सक पकाकर नज़रें घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज की ओर ही आ रहा है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? निशित ने पूछा। आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? निशित ने फिर पूछा। इरा जवाब देती है, मैं देख रही हूँ कि निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चढ़ाया है उसको? उसका रंग स्याह पड़ गया है और वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती, हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस में धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा ही उससे बात कर रही है, मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल के बाद निशित का यूँ मिलना ना चाहकर भी जैसे अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। किंतु दुबला हो गया है निशित। लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छिपाए हुए है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे कहीं, दीपा ने सोचा। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ कि ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने लगा था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो जाता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। क्यों नहीं मैंने उससे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। सच, मुझे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। मैं यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरा मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे, मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का, दीपा ने सोचा। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? दीपा ने सोचा। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, मुझे इसका गुमान नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटकाया है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? दीपा ने सोचा। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा यह काम मुझे दिलवा कर ही मानेगा वह। लेकिन आखिर क्यों? मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब
वह मेरे पास न आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा था। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो क्या वह समय से पहले ही आ गया? संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं है। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है तो शायद इसका 1 और 2 पार्ट और बनाए नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।